नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर की क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने एक सच्चाई स्थापित किया, पैसा दिमाग का नहीं बिहेवियर का खेल है। लेकिन जब हम लोगों को पैसों के साथ अजीब, बिल्कुल इलॉजिकल चीजें करते हुए देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ये पागल है, व्हाट ए क्रेजी डिसीजन। सोने की सिक्के समुद्र में फेंकना, अपनी इमरजेंसी सेविंग्स एक लॉटरी टिकट पर लगा देना, ये पागलपन लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका पैसों के बारे में सोचने का तरीका दुनिया के 99.999999% लोगों से अलग है? और इसका रीजन सिंपल है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। पैसों के मामले में हर किसी का तजुर्बा, उनकी सोच, उनका पर्सपेक्टिव और उनका फैसला तय करता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कोई पागल नहीं है। नो वन इज क्रेजी। दोस्तों, आज की क्लास में हम इस किताब के 10 चैप्टर्स को पढ़ेंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑथर एक्चुअल में इस किताब के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। वीडियो ऑब्वियसली लंबा होने वाला है, तो आप सब अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लीजिए। जब तक हम लैंड करेंगे तब तक हम पैसों के बारे में अवेयर हो चुके होंगे। नो वन इज क्रेजी, यही है हमारा पहला चैप्टर। और ये लेसन समझने के लिए आपको एक अनोखा सच स्वीकार करना होगा। आपकी और मेरी पैसों को लेकर के जो सच है वो सच नहीं है, वो बस एक कहानी है। आपकी जिंदगी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दुनिया में आज तक जो भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% हिस्सा है, एक बहुत ही छोटा सा अंश। लेकिन ये 0.0000001% आपकी 80% सोच बनाता है, 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। मतलब कि दुनिया कैसे चलता है, दुनिया कैसे काम करता है, इसके बारे में हमारी जो सोच है वो कितनी छोटी है। हम सब एक छोटी सी खिड़की से इस दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं हमने पूरा आसमान देख लिया। सोचिए, एक इंसान जो गरीबी में पला बड़ा है वो रिस्क और रिवार्ड के बारे में वैसा कभी नहीं सोच सकता जैसा एक अमीर बैंकर का बेटा सोचेगा। उसके लिए 100 रुपए खोने का मतलब अलग है। सोचिए, एक बार एक आदमी हर हफ्ते 400 की लॉटरी टिकट खरीदता है, जबकि उसके पास इमरजेंसी के लिए 500 रुपए भी नहीं है। क्रेजी लगता है ना? लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी देखें तो आप पाएंगे कोई भी इंसान पैसों के मामले में पागल नहीं होता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने पिछले 30 साल से रिसेशन यानी मंदी देखी ही नहीं, उसने ऐसा कुछ अनुभव किया है जो कोई अमेरिकन सोच भी नहीं सकता। और इसका उल्टा एक जर्मन या जापानीज जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने देश को, अपने करेंसी को, अपने स्टॉक मार्केट को राख होते हुए देखा है। उसकी पैसे पर ट्रस्ट, उसकी पैसों को देखने की नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। जिंदगी किस तरह की थी, पैसे का अनुभव कैसा था, वही बनता है हमारा डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन। एक ही फाइनेंशियल एडवाइस दो लोगों को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उनकी कहानी अलग है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग पैसों के मामले में समझदार होते हैं? पैसों का खेल सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये दिल, डिसिप्लिन और पेशेंस का भी है। हर जनरेशन, अलग अलग माँ बाप, अलग इनकम, अलग देश, अलग जॉब मार्केट, हम सब अलग अलग लेसन सीखते हैं। जो आपको पागलपन लगता है वो शायद मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमारी कहानी अलग है। अब एक केस स्टडी लेते हैं। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका का प्रेसिडेंट, 1960 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पूछा, अमेरिका का इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक तूफान। JFK यानी कि जॉन एफ कैनेडी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे डिप्रेशन का कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। मेरी फैमिली बहुत अमीर थी और उस दौरान और अमीर हो गई। हमारे पास बड़े घर थे, ज्यादा नौकर थे। मैंने डिप्रेशन के बारे में पहली बार हार्वर्ड में पढ़ा था। सोचिए, एक इंसान जो देश की इकोनॉमी चलाने वाला है, उसने उस देश की बड़ी आर्थिक त्रासदी के बारे में कुछ महसूस ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसकी दुनिया अलग थी। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप उस डर को, उस अनसर्टेनिटी को सच में महसूस नहीं कर सकते जब तक आप उससे गुजरे ना हो। स्प्रेडशीट्स आपको बता सकता है कि स्टॉक मार्केट कितनी बार गिरा है,
लेकिन वो स्प्रेडशीट आपको वो फीलिंग नहीं बता सकती है जब आप घर आकर अपने बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं क्या मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है जो इनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कुछ लेसन्स अनुभव करने की बाद ही समझ में आता है। ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे डाटा है, प्रूफ है। इकोनॉमिस्ट ने 50 साल का डेटा स्टडी किया। उन्होंने देखा कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट का फैसला कैसे लेते हैं और उन्हें एक हैरान करने वाली चीज मिली। लोग अपने गोल्स या इन्वेस्टमेंट की फीचर्स की बेसिस पर फैसला नहीं लेते। वो अपने फैसले उस अनुभव से लेते हैं जो उन्होंने अपनी जवानी में देखा हुआ होता है। जस्ट द डम लक व्हेन एंड वेयर आर यू बोर्न। एक रेफरेंस इमेज आपके स्क्रीन पर इस चीज को समझने के लिए। देखिए, अगर आप 1950 में पैदा हुए होते तो आपके टीन्स और 20s में स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं बढ़ा। आपके लिए स्टॉक एक बेकार चीज है। लेकिन अगर आप 1970 में पैदा हुए होते तो आपके टीन्स और 20s में मार्केट 10 गुना बढ़ा। आपके लिए स्टॉक्स पैसा बनाने का मशीन है। एक और चार्ट देखिए, यहाँ इन्फ्लेशन रेट को एज के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाया गया है। एक और चार्ट में आप समय के साथ साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को घटते हुए देख सकते हैं। फेमस बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रोस ने खुद माना था कि वो 10 साल पहले या 10 साल बाद में पैदा होते तो शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। उनका कैरियर ठीक उस दौर में शुरू हुआ जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे, जिससे बॉन्ड्स को जबरदस्त फायदा हुआ। उनके लिए बॉन्ड्स दौलत बनाने का मशीन थे, लेकिन उनके पिता की जनरेशन के लिए जिन्होंने महंगाई झेली थी, बॉन्ड्स दौलत जलाने वाली भट्टी थे। दो अलग लोग, दोनों स्मार्ट है, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। और ये फर्क सिर्फ अलग देशों में ही नहीं, एक ही शहर में एक ही वक्त पर भी हो सकता है। नवंबर 2009 में अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट 10% थी, लेकिन अगर आप एक अफ्रीकन अमेरिकन मेल थे 19 साल से कम बिना हाई स्कूल डिप्लोमा के, तो आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट 49% थी। और अगर आप एक 45 साल की ऊपर की कॉसियन फीमेल थी कॉलेज डिग्री के साथ, तो आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 4% थी। क्या ये दोनों लोग इकोनॉमी के बारे में एक जैसा सोचेंगे? कभी नहीं। तो अगली बार जब आप किसी को पैसों के साथ कुछ अजीब करते हुए देखें तो ये मत सोचिए कि वो पागल है। खुद से पूछिए, इसने ऐसी कौन सी दुनिया देखी जो हमने नहीं देखी? हर इंसान अपने हालत के हिसाब से अपने लिए एक ऐसी कहानी बुनती है जो उस मोमेंट में उसके लिए बिल्कुल सार्थक होती है। वो कहानी गलत हो सकती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो सकती है, लेकिन उस इंसान के लिए उस पल में वो सच है। आखिरी एग्जाम्पल, लॉटरी टिकट्स। अमेरिका में लोग लॉटरी टिकट्स पर मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और किताबों को मिलाकर जितना खर्च करता है उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। और ये कौन खरीदता है? ज्यादातर गरीब लोग, लोएस्ट इनकम ग्रुप, जो साल के एवरेज $412 लॉटरी पर खर्च कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पास इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं होते हैं। ये पागलपन है, सीधा सीधा पागलपन। लेकिन एक मिनट के लिए उनकी कहानी सोचिए, उनकी मेंटल मॉडल में घुसने की कोशिश कीजिए। उनके डिनर टेबल पर बैठी है जहां ये फैसले लिए जाते हैं। शायद वो ये सोच रहे हो हमारी सैलरी से सेविंग करना नामुमकिन है, हम अच्छी छुट्टियां, नई गाड़ी, सिर्फ घर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों के पास जो चीजें हैं वो हमारे लिए एक सपना है। लॉटरी टिकट खरीदना एक लौता मौका है जब हम उस सपने को जीने की एक ठोस मौका खरीदते हैं। हम एक सपने को खरीद रहे हैं। शायद आप ये इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप शायद पहले से ही वो सपना जी रहे हैं। जिससे आप स्टुपिडिटी समझते हैं वो किसी के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटजी हो सकता है। आपको इससे एग्री करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप शायद उन्हें थोड़ा समझ सकते हैं। और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक पूरा सिस्टम, एक खेल जो कि बहुत नया है। इंसान ने कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था और आज भी उनमें अपनी जंगली पूर्वजों की आदतें हैं। और हम 20 से 50 साल की एक्सपीरियंस के साथ इस नए फाइनेंशियल सिस्टम में परफेक्ट होने की उम्मीद कर रहे हैं। रिटायरमेंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स पिछले 50 से 60 साल में ही आम हुए हैं। 1940 में पहला सोशल सिक्योरिटी चेक सिर्फ $22.54 का था।
रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही एक मजाक था। वाइड स्प्रेड प्राइवेट पेंशन्स का आइडिया एक मिथ था। अमेरिका का मेन रिटायरमेंट प्लान 401 के 1978 तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वी आर ऑल न्यूवीज टू दिस गेम, और हम सब अनारी हैं और अनारी गलतियां करते हैं, इसलिए कोई पागल नहीं है। रिटायरमेंट, स्टूडेंट लोन्स, इंडेक्स फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब 1950 के बाद आए हैं। हम नए हैं, हम सब सीख रहे हैं, और जब सब्जेक्ट नया होता है तो लोग गलतियां करते हैं। हम गलत नहीं हैं, हम नए हैं, और नए लोग प्रैक्टिस से सीखते हैं। हम सब अपनी एक्सपीरियंसेस की खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ लोगों की एक्सपीरियंस उन्हें बाकियों से बहुत आगे ले जाते हैं। अगर आप किसी का डिसीजन समझ नहीं पा रहे हैं तो पहले उसका कहानी समझिए। हर फाइनेंशियल डिसीजन किसी इमोशनल कहानी से निकला हुआ होता है, और हर कहानी उस इंसान की तजुर्बे से बनी होती है। कोई भी पागल नहीं होता, बस हर किसी की दुनिया अलग होती है। अगले चैप्टर में हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जहां एक स्कूल ड्रॉप आउट बना दुनिया का रिचेस्ट आदमी, और हम समझेंगे कैसे लक, माइंडसेट और एक्सपोजर ने उसकी साइकोलॉजी ऑफ मनी को शेप दिया, जहां पैसों से जुड़ी सोच आपकी दुनिया बदल देगी। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने जाना कि कोई पागल नहीं है। हम सब अपने अपने अनुभव की यानी कि एक्सपीरियंसेस की खिलाड़ी हैं। हमारी दुनिया छोटी है और हमारी फैसले उसी दुनिया की हिसाब से होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अनुभव, आपके मेहनत, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, कि हर नतीजे के पीछे ऐसी दो इनविजिबल ताकतें काम करती है जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम। आइए गहराई में जाते हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, और ये दोनों हमें एक ही सच्चाई बताते हैं। नथिंग इज एज गुड और एज बैड इट सीम्स। जो दिखता है वो ना तो अच्छा होता है और ना ही उतना बुरा। इसे समझने के लिए मैं आपको एक स्कूल के 3 दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवेंस की। हम सब बिल गेट्स को एक जीनियस की तरह जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है 1 in a million किस्मत की झटके से। साल था 1968। बिल गेट्स 13 साल के थे और वो अमेरिका की एक ऐसे हाई स्कूल में पढ़ते थे जिनका नाम था लेक साइड। लेक साइड दुनिया में उन गिने चुने हाई स्कूल में से एक था जिनके पास अपना एक कंप्यूटर था। सोचिए, 1968 में जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास कंप्यूटर नहीं होते थे, एक स्कूल के पास था। स्कूल के मदर्स क्लब ने अपने पुरानी सामान की सेल से $3000 जमा किए और उससे कंप्यूटर लीज पर ले लिया। अब जरा इसका गणित देखिए। 1968 में दुनिया में लगभग 30 करोड़ हाई स्कूल एज के लोग थे। उनमें से सिर्फ 300 लेक साइड स्कूल जाते थे। The odds of Bill Gates attending that specific school were 1 in a million। यहाँ पर बिल की मुलाकात होती है पॉल एलन से। दोनों उस कंप्यूटर की दीवाने थे। रात रात भर वीकेंड्स पर वो उस मशीन के साथ अपनी क्रिएटिविटी को आजाद छोड़ देते थे। वो कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गए। एक रात पॉल एलन याद करते हैं, बिल ने उन्हें फॉर्च्यून मैगजीन दिखाया और पूछा एक फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाने में कैसा लगता होगा। फिर बिल ने खुद कहा, शायद एक दिन हमारी अपनी कंप्यूटर कंपनी होगी। ये उनकी मेहनत थी, उनका विजन था, लेकिन इसकी शुरुआत 1 in a million लक से ही हुआ। लेकिन मैंने कहा था ये कहानी 3 दोस्तों की है। लेक साइड में इन दोनों के अलावा एक तीसरा कंप्यूटर प्रोडिगी भी था, केंट इवेंस, बिल का बेस्ट फ्रेंड। बिल कहते थे कि केंट इवेंस क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। दोनों घंटों फोन पर बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते थे। उनका प्लान था कि वो जो भी करेंगे साथ में करेंगे। केंट के पास बिल जैसा बिजनेस माइंड और एम्बिशन था। वो माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे फाउंडिंग पार्टनर हो सकते थे, लेकिन वो कभी नहीं बन पाए। हाई स्कूल ग्रेजुएट करने से पहले एक पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त एक हादसे में उनकी मौत हो गई।
अमेरिका में हर साल माउंटेनियरिंग के मौत के ऑड्स आर रफली 1 in a million। देखा आपने, एक दोस्त को मिली 1 in a million लक, दूसरे दोस्त को मिला 1 in a million रिस्क। सेम मैग्नीट्यूड, सेम जनरेशंस, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस। लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। हर बिल गेट्स के लिए एक केन इवेंट्स है, उतना ही काबिल, उतना ही मेहनती, लेकिन वो लाइफ के रोलेट में दूसरी तरफ लैंड कर गया। तो अगर लक और रिस्क इतना पावरफुल है तो हम इनके बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें मापना मुश्किल है और इन्हें एक्सेप्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से पूछा गया, आप इन्वेस्टिंग के बारे में क्या जानना चाहेंगे जो हम नहीं जान सकते? उनका जवाब था, सक्सेसफुल आउटकम्स में लक का एग्जैक्ट रोल। सोचिए, नोबेल प्राइज विनर ये मान रहा है कि हम ये नहीं जानते। जब हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं तो लक की बात करना जेलसी लगता है, और जब हम अपनी सक्सेस देखते हैं तो उसे लक को एट्रीब्यूट करना हमारी ईगो को ठेस पहुंचाता है। इस तरह जब कोई दूसरा फेल होता है तो हम कहते हैं उसने गलत फैसला लिया, लेकिन जब हम खुद फेल होते हैं तो हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी। हम जब किसी का सक्सेस देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या मेहनत की है, और जब हम किसी का फेल्यूर देखते हैं तो तुरंत बोल पड़ते हैं उसने गलत डिसीजन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी एक क्लीन फॉर्मूला से नहीं चलती। कई बार आपने सही डिसीजन लिया होता है, बस आउटकम्स गलत निकल जाता है। कभी आपका डिसीजन 80% सक्सेस प्रोबेबिलिटी देता है, लेकिन फिर भी आप उस अनफॉर्चुनेट 20% में चले जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आपने गलत की? शायद नहीं। एक स्टडी है जो बताती है कि दो भाइयों की इनकम उनकी हाइट या वेट से ज्यादा कोरिलेट होती है। मतलब अगर आप अमीर और लंबे हैं तो ज्यादा चांस है कि आपका भाई भी अमीर होगा, इससे कि वो आपकी तरह ही ज्यादा लंबा होगा। ये हम सब जानते हैं कि परिवार का बैकग्राउंड, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज कितने मायने रखते हैं, लेकिन आप किसी दो अमीर भाइयों से पूछिए, ये वो कभी नहीं मानेंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा है। हम सीखने के लिए क्या करते हैं? हम एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिलियनियर सीईओज, मैसिव फेलियर्स। हम कहते हैं इसकी तरह करो, उसकी तरह मत करो। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि जितना एक्सट्रीम आउटकम होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि उसके पीछे एक्सट्रीम लक या एक्सट्रीम रिस्क का हाथ होगा। और आप किसी की मेहनत कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी किस्मत कॉपी नहीं कर सकते। एक ही डिसीजन किसी को बिलियनियर बनाता है और किसी को जेल। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, अमेरिका का रेलरोड किंग, उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई कानून तोड़े और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो हम उसकी इस हिम्मत की दाद देते हैं। लेकिन एनरॉन ने भी कानून तोड़े और वो बर्बाद हो गए, तो हम उन्हें क्रिमिनल कहते हैं। फर्क क्या है? शायद सिर्फ किस्मत का। वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर बेंजामिन ग्राहम, उनकी ज़्यादातर दौलत एक ही स्टॉक से आई, गैइको। यही उनकी अपनी बनाई हुई डाइवर्सिफिकेशन की हर रूल को तोड़ता था। उन्होंने खुद पूछा, क्या ये लकी ब्रेक था या ये एक बहुत सूझबूझ भरा फैसला था? क्या हम इनमें फर्क कर सकते हैं? नहीं। इंस्पायरिंगली बोल्ड और फुलिशली रिकलेस के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और ये लाइन सिर्फ नतीजा आने की बाद ही दिखती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे सीखें? दो चीजें। पहला, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपन। किसी एक इंसान या केस स्टडी पर फोकस मत कीजिए, ब्रॉड पैटर्न्स को देखिए। जुकरबर्ग ने एक समय पे याहू का $1 बिलियन का ऑफर रिजेक्ट किया, जीनियस कहा गया। याहू ने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर रिजेक्ट किया, फुलिश कहा गया। सेम डिसीजन मेकिंग माइंडसेट, लेकिन रिजल्ट अलग। तो लेसन क्या है कि हर डिसीजन का रिजल्ट नहीं, उसका लॉजिक समझना जरूरी है। हर सक्सेसफुल आदमी का कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि आप भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। उसके साथ उसकी टाइमिंग, उसका लक, उसका एनवायरनमेंट था। एक सिंपल सी बात सोचिए, आपका इस वीडियो पर क्लिक करना भी 1 in a million अपॉर्चुनिटी हो सकता है।
वॉरेन बफेट की सक्सेस को इम्यूलेट करना मुश्किल है क्योंकि उनके रिजल्ट्स इतने एक्सट्रीम थे कि उनमें लक का रोल बहुत ज्यादा था। लेकिन ये देखना कि जिन लोगों के पास अपने वक्त पर कंट्रोल होता है वो ज्यादा खुश रहते हैं, ये एक ब्रॉड पैटर्न है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। एक्सट्रीम लोगों की लाइफ स्टोरी से ज्यादा आम लोगों की जिंदगी से सीखने के लिए मिलता है। और दूसरा और सबसे जरूरी, अपने आप को जज करते वक्त ये याद रखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं जो मैं अपने बेटे को लिखा था। कुछ लोग ऐसी परिवार में पैदा होते हैं जो एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, कुछ उसके खिलाफ होते हैं, कुछ उभरती हुई इकोनॉमी में पैदा होते हैं, कुछ जंग और गरीबी में। मैं चाहता हूं कि तुम सक्सेसफुल बनो और अपनी मेहनत से बनो, लेकिन ये याद रखना कि हर सक्सेस मेहनत से नहीं मिलती और हर गरीबी आलस से नहीं आती। ये बात दूसरों को और खुद को जज करते वक्त हमेशा याद रखना। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि सक्सेस एक बहुत खराब टीचर है। ये स्मार्ट लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो हार नहीं सकते। जब आप सक्सेसफुल हो तो आप याद रखिए कि आप इनविंसिबल नहीं है। ये मानिए कि किस्मत ने आपका साथ दिया, ताकि जब किस्मत का जुड़वा भाई रिस्क दरवाजा खटखटाए तो आप तैयार रहे। जब दूसरे फेल करते हैं तो हम कहते हैं नालायक है, और जब हम खुद फेल करते हैं तो कहते हैं किस्मत खराब थी, क्या पता उसने सही किया हो, बस रिस्क ने उसका गेम खत्म कर दिया। और जब आप फेल हो तो खुद को माफ करना सीखिए। हो सकता है आपका फैसला बुरा ना हो, बस आप रिस्क की चपेट में आ गए हो। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऐसा बनाइए कि एक दो फेलियर आपको पूरी तरह से बर्बाद ना कर सके, ताकि आप खेलते रहने के लिए जिंदा रहे, क्योंकि नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। किस्मत और रिस्क ये दोनों हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद भी जीत जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब बस कहना है। अब हम ऐसे दो आदमियों की कहानी देखेंगे जिन्होंने अपना किस्मत को हद से ज्यादा पुश किया और उन्हें पता चला कि कब रुकना जरूरी है, और कैसे पेशेंस आपको अनबीटेबल बना सकता है, और कैसे पेशेंस आपको अनबीटेबल बना सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो चैप्टर 2 में हमने देखा कि किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क दो ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हमने बिल गेट्स की 1 in a million किस्मत देखी और केंट इवन की 1 in a million रिस्क। हमने सीखा कि जब किस्मत अच्छी हो तो घमंड नहीं करना, और जब रिस्क सामने आए तो खुद को माफ करना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन ये दोनों नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, बुरा लक भी नहीं है, आपके सबसे बड़ा दुश्मन वो आईने में खड़ा है, वो आपकी अपनी भूख है। भूख और ज्यादा पानी की, एक ऐसी आग जो दौलत से बुझती नहीं और भड़कती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे अंडररेटेड वर्ड क्या है? वो एक शब्द जो आपको ग्रीड से बचा सकता है, जो आपके डिसीजन को स्टेबल बना सकता है, जो आपको बर्बादी से रोक सकता है। वो शब्द है इनफ। पर अफसोस ज्यादा लोगों ने इस शब्द को अपने जीवन से मिटा दिया है। इनफ, काफी। शुरू करते हैं चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी काफी नहीं होता। एक बार एक बिलियनियर की पार्टी में राइटर कुर्ट वोंगियर ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर को कहा, जानते हो इस पार्टी के होस्ट ने एक दिन में इतना पैसा कमाया है जितना तुमने अपने फेमस किताब कैश 22 से पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। हेलर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, इनफ। ये एक शब्द, इसमें पूरी जिंदगी की फिलोसफी छुपी है, और इस इनफ की कमी अच्छे से अच्छे, अमीर से अमीर इंसान को बर्बाद कर सकती है। इसे समझने के लिए मैं आपको दो आदमियों की कहानी सुनाऊंगा। दोनों अमीर थे, पावरफुल थे, सक्सेसफुल थे, और दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहली कहानी रजत गुप्ता। कलकत्ता में पैदा हुए, बचपन में ही अनाथ हो गए। उन्होंने जिंदगी की रेस
मजबूत बेस से नहीं, स्टेडियम की बाहर से शुरू की थी। लेकिन उन्होंने जो हासिल किया वो एक चमत्कार था। अपने 40s में वो मैकिन्सी की सीईओ थे, दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल गेट्स के साथ सोशल वर्क, 5 पब्लिक कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। 2008 तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी, यानी कि 10 करोड़ डॉलर्स। इस पर 5% का रिटर्न भी आपको हर घंटे 50,000 रुपये कमा कर दे सकता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हैं। लेकिन रजत गुप्ता को ये काफी नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ करोड़पति नहीं, अरबपति बनना था। उन्हें उस सर्कल का हिस्सा बनना था। तो उन्होंने एक शॉर्टकट लिया। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर थे। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस चरम पर था, वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। ये एक ऐसी खबर थी जो बैंक के स्टॉक को आसमान पर ले जा सकती थी। बोर्ड मेंबर होने के नाते गुप्ता को ये खबर पब्लिक से पहले पता चली। बोर्ड मीटिंग के फोन कॉल के सिर्फ 16 सेकंड बाद उन्होंने एक हेज फंड मैनेजर राज राजानतन को फोन किया। राजारत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। कुछ घंटों बाद जब डील पब्लिक हुई, स्टॉक प्राइस उछल गया और राजारत्नम ने एक झटके में $1 मिलियन कमा लिया। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल था। गुप्ता ने अपनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन से $17 मिलियन का फायदा करवाया। ये आसान पैसा था और पुलिस के लिए ये उससे भी आसान केस था। रजत गुप्ता इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल गए। उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल गई। अब सुनिए दूसरी कहानी, बर्ने मैडॉफ। मैडॉफ का नाम पॉन्जी स्कीम का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन लोग एक बात भूल जाते हैं, अपनी मशहूर पंजी स्कीम से पहले मैडॉफ एक बहुत सक्सेसफुल और लेजिटिमेट बिजनेसमैन थे। उनकी फार्म मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स को मैच करती थी और वो इस काम में बहुत अच्छे थे। उनकी फार्म इतनी फास्ट और सस्ती थी कि वो दूसरी ब्रोकरेज फर्म को उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा देती थी। उनकी लेजिटिमेट फर्म साल का 25 से $50 मिलियन तक कमा रही थी। वो पहले से ही बहुत बहुत अमीर थे और फिर भी उन्होंने फ्रॉड किया। उनका ऑनेस्ट बिजनेस इतना स्ट्रांग था कि उन्हें चीटिंग की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रीड ने उन्हें हरा दिया। तो अब सवाल ये है कि क्यों रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोग, जिनके पास पहले से ही इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतनी पावर थी, तो वो सब कुछ दांव पर क्यों लगाते हैं और ज्यादा के लिए? क्योंकि उनके दिमाग में इनफ नाम का स्विच नहीं था। उनके लिए गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता था। जब आप किसी और से कंपेयर करना शुरू करते हो तो आपका खुशी का लेवल रिजल्ट एक्सपेक्टेशन बन जाता है। वॉरेन बफेट ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, जो चीज आपके पास है और आपको उसकी जरूरत है, उसे उस चीज के लिए दांव पर लगाना जो आपके पास नहीं है और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, यह सिर्फ बेवकूफी है। इससे हम 4 सबक सीखते हैं। पहला, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मुश्किल स्किल है अपने गोल पोस्ट को हिलाने से रोकना। अगर आपकी उम्मीदें आपके रिजल्ट से ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीजें बनाता है, दौलत और दुश्मन। खुशी का सिंपल फॉर्मूला है रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। दूसरा है सोशल कंपैरिजन का प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम है दूसरों की तुलना करना। एक क्रिकेटर साल का $5 लाख कमाता है। वो अमीर है, लेकिन वो उस टीम में खेलता है जहां माइक ट्राउट का कॉन्ट्रैक्ट 430 मिलियन का है। उसकी तुलना में वो गरीब है। माइक ट्राउट साल के 36 मिलियन कमाता है, लेकिन वो अपनी तुलना टॉप हेज फंड मैनेजर से करता है जो साल का 340 मिलियन कमाता है। और वो हेज फंड मैनेजर अपनी तुलना वॉरेन बफेट से करता है। ये एक ऐसी रेस है जिसे कोई नहीं जीत सकता, जिसे जीतने का एक ही तरीका है, इसमें हिस्सा ही ना लेना। तीसरा, इनफ इज नॉट टू लिटिल।
काफी है बोलने का मतलब कंजर्वेटिव होना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि और ज्यादा की भूख आपको पछतावे तक ले जाएगी। आप कितना खाना खा सकते हैं ये जानने का एक ही तरीका है, आप तब तक खाएं जब तक आप बीमार ना पड़ जाए। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता क्योंकि उल्टी करने का दर्द खाने के आनंद से ज्यादा होता है। पता नहीं क्यों ये लॉजिक लोग बिजनेस और इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं लगाते। चौथा और सबसे जरूरी, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें कभी दाव पर नहीं लगाना चाहिए। आपकी रेपुटेशन, आपकी आजादी, आपकी परिवार, आपकी खुशी। रेपुटेशन प्राइसलेस है, आजादी प्राइसलेस है, फैमिली प्राइसलेस है, अपना पीस ऑफ माइंड प्राइसलेस है। जेल से निकलने के बाद रजत गुप्ता ने कहा, किसी भी चीज से ज्यादा मत जुड़ो, ना अपनी रेपुटेशन से, ना अपनी उपलब्धियां से। इन अनमोल चीजों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ये जानना कि कब रुकना है, ये जानना कि आपके पास इनफ है। तो दोस्तों, कभी कभी जीतने का मतलब ही होता है रुक जाना। जब आपके पास सब कुछ है तब और चाहिए कहना सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इनफ कैसे बना जाए, इसके लिए सबसे पावरफुल टूल क्या है? अच्छी खबर यह है कि ये बहुत सिंपल है और इसके लिए आपको अपनी अनमोल चीजें दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस फोर्स का जो दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर का असली सीक्रेट है। तो चलिए अगली चैप्टर पढ़ते हैं। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने जाना कि इनफ यानी काफी है बोलने की पावर क्या है। हमने देखा कि कैसे ज्यादा की भूख बड़े से बड़े इंसान को बर्बाद कर सकती है। लेकिन आज हम उस ताकत के बारे में बात करेंगे जो आपको इनफ तक पहुंचने में मदद करती है। एक ऐसी ताकत जिसे हमारा दिमाग समझने के लिए बना ही नहीं है। एक ऐसी ताकत जो छोटी शुरुआत को इतना विशाल बना सकती है कि वो जादू करने लगती है। ये ताकत है कंपाउंडिंग। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, कोफाउंडिंग कंपाउंडिंग, और इसकी शुरुआत हम एक अजीब सच्चाई से करेंगे। वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन की दौलत में से 81.5 बिलियन उनके 65th बर्थडे की बाद आए। हमारा दिमाग ऐसी अजीब बातों को आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकता। इसे समझने के लिए हमें पैसों से दूर अर्थ की इतिहास में जाना होगा। 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट ये मानने लगे थे कि हमारी धरती कई बार पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी, 5 अलग अलग आइस एजेस। लेकिन इसका कारण क्या था? प्लैनेट को पूरी तरह से फ्रीज करने, फिर पिघलाने और फिर फ्रीज करने के लिए बेपनाह एनर्जी चाहिए। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत होगी, जैसे पहाड़ों का बनना या जोरदार वोल्केनोस। लेकिन ये थ्योरीज ये नहीं समझा पा रही थी कि आइस एजेस एक साइकिल में बार बार क्यों आ रहे थे। असली कारण बहुत छोटा और बहुत अजीब था। एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुटिन मिलनकोविक ने बताया कि सूरज और चांद का ग्रेविटेशनल पुल धरती के झुकाव को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसकी वजह से कई हजार सालों में धरती की कुछ हिस्सों को थोड़ी कम धूप मिलती है। लेकिन यहाँ से जादू शुरू होता है। एक रशियन मेट्रोलॉजिस्ट व्लादिमीर कोपिन ने इसमें एक गहरा राज खोला। आइस एजेस की वजह भयानक ठंडी सर्दियां नहीं बल्कि हल्की ठंडी गर्मियां थी। सोचिए, एक साल गर्मी इतनी नहीं पड़ी कि पिछले साल की सर्दी की बर्फ पिघल सके। थोड़ी सी बर्फ बच गई। इस बची हुई बर्फ की वजह से अगली साल सर्दी में और ज्यादा बर्फ जमा हुई, जिसे अगली गर्मी में उसके बचे रहने की चांसेस और बढ़ गए। ये बची हुई बर्फ सूरज की रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिसे ठंडक और बढ़ती है, जिसे और बर्फ गिरती है और ये साइकिल चलता रहता है। और कुछ 100 सालों में ये छोटी सी ना पिघली हुई बर्फ का परत पूरे कॉन्टिनेंट को ढकने वाली आइस शीट बन सकती है। इसे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? बड़ा नतीजा पाने के लिए बहुत बड़ा ताकत की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक छोटी सी ग्रोथ की जो लगातार चलती रहे। एक ग्लासियोलॉजिस्ट ने कहा था, ये जरूरी नहीं है कि कितनी बर्फ गिरती है, जरूरी ये है कि थोड़ी सी बर्फ टिकी रहती है। और बिल्कुल ऐसा ही पैसों के साथ होता है। वॉरेन बफेट पर 2000 से भी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं,
लेकिन ज्यादातर किताबें एक सिंपल सच को नजरअंदाज कर देती है। बफेट की कामयाबी का राज उनका अच्छा इन्वेस्टर होना नहीं है। राज ये है कि वो बचपन से एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। उनकी 84.5 बिलियन की नेटवर्थ है। उनमें से 84.2 बिलियन उनके 50th बर्थडे की बाद आए। उनका स्किल है इन्वेस्टिंग, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम, समय। एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की। 30 साल की उम्र में उसके पास $1 मिलियन थे। सोचिए, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होते तो 20s में दुनिया घूमते और 30 की उम्र में $25,000 से शुरुआत करते और उन्हें वही 22% का शानदार रिटर्न मिलता। लेकिन वो 60 की उम्र में रिटायर हो जाते तो आज उनकी नेटवर्थ कितनी होती? 84.5 बिलियन नहीं, सिर्फ 11.9 मिलियन। 99.9% कम। डिफरेंस सिर्फ टाइम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उससे वक्त देते हो। उनकी सारी दौलत का राज उनके बचपन में बनाए गए बेस और उनके बुढ़ापे में बनाए गए पेशेंस में छुपा है। यही कंपाउंडिंग है। बफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर है, लेकिन वो सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है। अगर हम एनुअल रिटर्न्स की बात करें, जिम साइमंस एक हेज फंड मैनेजर, उन्होंने 1988 से हर साल 66% का रिटर्न कमाया है, बफेट से 3 गुना ज्यादा। लेकिन साइमंस की नेटवर्थ सिर्फ 21 बिलियन है, बफेट से 75% कम। क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 साल की उम्र में आकर ऐसी रिटर्न्स कमाना शुरू किया। उनके पास कंपाउंडिंग करने के लिए बफेट से आधे से भी कम साल थे। अगर साइमंस को भी बफेट जितने 70 साल मिल जाते तो उनकी नेटवर्थ इतनी होती जिसे बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। पॉइंट ये है, छोटी सी ग्रोथ अगर लंबे समय तक चलती रहे तो ऐसी नतीजे दे सकता है जो हमारे दिमाग को हिला दे। हमारे दिमाग लाइनर सोचता है, एक्सपोनेंशियल नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 प्लस 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 8 कैलकुलेट करो तो आप कुछ ही सेकंड में बता देंगे कि 72। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कैलकुलेट करो तो आपका दिमाग फट जाएगा। ये 13 करोड़ से भी ज्यादा है। ये कंपाउंडिंग है और इसकी आदत कभी नहीं पड़ती। 1950s में IBM का हार्ड ड्राइव 3.5 मेगाबाइट की थी। 1990 तक हम 296 मेगाबाइट तक पहुंचे, लेकिन 1990 से आज हम 100 मिलियन मेगाबाइट तक पहुंच गए हैं। 2004 में बिल गेट्स जीमेल का मजाक बनाया था। किसी को 1 गीगाबाइट स्टोरेज की क्या जरूरत है? क्योंकि उनके दिमाग उस वक्त पुराने स्टोरेज की प्रीसियस और पेडिग्राम में अटका हुआ था। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब हम कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते तो हम गलत चीजों पर फोकस करते हैं। हम सबसे ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, लेकिन अच्छी इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा रिटर्न्स पाने के बारे में नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न्स अक्सर वन टाइम हिट्स होते हैं जो रिपीट्स नहीं किए जा सकते। अच्छी इन्वेस्टिंग है ठीक ठाक रिटर्न्स पाने की बारे में जिन्हें आप सबसे लंबे समय तक रिपीट कर सके। तभी कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाता है। बफेट की सक्सेस पर लिखी 2000 किताबों में से किसी का टाइटल ये नहीं है कि ये आदमी 75 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं असली राज वही है। ही स्टार्टेड एट 10 एंड नेवर स्टॉप्ड, दैट्स इट। एक किताब होनी चाहिए, शट अप एंड वेट। उसमें सिर्फ एक चार्ट हो और एक लाइन, डोंट डिस्टर्ब द प्रोसेस। सबको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, लेकिन असल में जो चाहिए वो है लॉन्गेस्ट रिटर्न। क्या आपको 50% रिटर्न चाहिए एक बार, या 15% रिटर्न चाहिए हर साल 40 साल तक? अक्लमंद वो है जो कंपाउंडिंग के लिए मैराथन भागता है, स्प्रिंट नहीं। जो होल्ड करता है, जो पेशेंस रखता है, जो सिस्टम पे भरोसा करता है। लेकिन जब लोग इसका उल्टा करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागने लगते हैं और उसे संभाल नहीं पाते, तो बहुत दुख भरी कहानी बनती है। तो अगली बार जब आप सोचेंगे कि अब 5000 ही बचे हैं सेव करने को, तो याद रखना आप आइस एज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बड़ी रिटर्न भी बर्बादी ला सकता है अगर उन्हें संभाला ना जाए।
दोस्तों पिछली चैप्टर में हमने कंपाउंडिंग का जादू देखा। हमने जाना कि ठीक ठाक रिटर्न्स अगर लंबे समय तक टिकाए जाए तो चमत्कारी नतीजे दे सकता है। असली सीक्रेट है टाइम। लेकिन टाइम का फायदा उठाने के लिए आपको गेम में बने रहना होगा, और गेम में बने रहना अमीर बनने से बिल्कुल अलग स्किल है। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। दोस्तों अच्छे इन्वेस्टर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने हमेशा सही डिसीजन लिया, बल्कि इसका मतलब होता है आपने कभी ऐसी बड़ी गलती नहीं की कि आपने अपना सब कुछ डुबा दिया। अमीर बनने की लाखों तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने की सिर्फ एक। ये दो अलग अलग खेल है, इनके नियम अलग है, इनकी साइकोलॉजी अलग है। इसे समझने के लिए मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाऊंगा। दोनों ने एक ही तूफान का सामना किया। एक उस तूफान में हीरो बन गया, दूसरा उस तूफान में बर्बाद हो गया। साल था 1929। स्टॉक मार्केट क्रैश, द ग्रेट डिप्रेशन का शुरुआत। पहला किरदार जेसे लिवरमोर, अपने वक्त का सबसे महान स्टॉक ट्रेडर। 30 साल की उम्र तक वो आज के हिसाब से $100 मिलियन का मालिक थे। अक्टूबर 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उनकी पत्नी डोरोथी को लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। वॉल स्ट्रीट पर लोग सुसाइड कर रहे थे। जब लिवरमोर घर लौटे तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे रो रहे थे। उनकी सास दूसरे कमरे में चिल्ला रही थी। लिवरमोर ने उन्हें बताया कि उन्होंने मार्केट की गिरने पर पैसा लगाया था। ही हैज सॉर्टेड द मार्केट। तो हम बर्बाद नहीं हुए? उनके पत्नी ने पूछा। नहीं। लिवरमोर ने कहा कि आज मेरा सबसे अच्छा दिन था। हम बहुत अमीर हो गए हैं। उस एक दिन में जिससे लिवरमोर ने आज के हिसाब से $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए। अब हमारा दूसरा किरदार अब्राहम जर्मन्स्की, एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर। उन्होंने भी उस दौर के हर अमीर आदमी की तरह स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाया था। जब मार्केट क्रैश हुआ तो उनकी पत्नी ने उनकी खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आखिरी बार उन्हें वॉल स्ट्रीट पर टिकट टेप की टुकड़े हवा में उड़ाते हुए देखा गया था। उसके बाद अब्राहम जर्मन्स्की कभी नहीं मिले। एक ही तूफान, एक को हीरो बनाया, दूसरे को जीरो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होता है। 4 साल बाद 1933 जेसे लिवरमोर अपनी 1929 की जीत से कॉन्फिडेंस में चूर बड़े बड़े रिस्क की बेट्स लेने लगे। वो कर्ज में डूब गए और आखिर में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ गवा दिया। वो भी गुमशुदा हो गए। उनकी पत्नी ने उन्हें ढूंढा। वो वापस तो आ गए, लेकिन उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। आखिर में उन्होंने अपनी जान ले ली, अलग अलग वक्त पर। लेकिन लिवरमोर और जर्मन्स्की दोनों का अंजाम एक जैसा ही हुआ। दोनों अमीर तो बनना चाहते थे, लेकिन अमीर बने रहना नहीं जानते थे। यही है हमारी आज की सबक। अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो अलग अलग स्किल है। दोस्तों अगर मैं पैसा कमाने की सक्सेस को एक ही शब्द में डिस्क्राइब करूं तो शब्द होगा सर्वाइवल। स्टॉक मार्केट की 40% लिस्टेड कंपनीज इवेंचुअली जीरो या नियर जीरो वैल्यू पर आ जाती है। फोर्ब्स 400 लिस्ट हर 10 साल में 20% चेंज हो जाती है बिना किसी डेथ के। ये सब बताते हैं कि पैसा बनाना और पैसा बचाना ये दो अलग अलग स्किल है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, खुद को दुनिया की सामने रखना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसका उल्टा चाहिए। इसके लिए फ्रूगैलिटी और पैरानोइया चाहिए। इसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ये डर कि जो आपने बनाया है वो उतनी तेजी से छीन भी सकती है। माइकल मोटिग्स, सुकोलिया कैपिटल की बिलियनियर हेड से पूछा गया कि उनकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल क्यों है। उन्होंने कहा, शायद इसलिए कि हमें हमेशा बिजनेस से बाहर हो जाने की डर रहता था। हमेशा लगता था कि हम कल बंद हो सकते हैं। इस डर ने हमें जिंदा रखा। सिर्फ पैरानॉइड ही सर्वाइव करते हैं। और मनी मैनेजमेंट में सबसे जरूरी शब्द है सर्वाइवल। हम वॉरेन बफेट की रिटर्न्स पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया। वो कर्ज में कभी नहीं डूबे,
वो 14 रिसेशंस के दौरान पैनिक में नहीं आए। उन्होंने अपनी रेपुटेशन कभी खराब नहीं किया। वो एक ही स्ट्रेटजी या ट्रेंड पर चिपक कर नहीं रह गए। वो थक हार कर रुके नहीं कभी। ही सर्वाइव्ड। वो गेम में बने रहे और उनकी लॉन्जेविटी ने कंपाउंडिंग को अपने जादू दिखाने का मौका दिया। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रिक गुरेन। 40 साल पहले वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की ग्रुप में एक तीसरा सदस्य था, रिक गुरेन। तीनों साथ में मिलकर इन्वेस्ट करते थे। तीनों उतना ही स्मार्ट थे। लेकिन आज रिक गुरेन कहाँ है? बफेट ने बताया कि चार्ली और मैं जानते थे कि हम अमीर बनेंगे। हमें जल्दी नहीं थी, लेकिन रिक को बहुत जल्दी थी। 1973-74 के मार्केट क्रैश में रिक ने मार्जिन लोन्स यानी कि उधार लेकर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ था। जब मार्केट 70% गिरा तो उन्हें मार्जिन कॉल्स आए। उन्हें मजबूरी में बुक्सियर की शेयर्स वॉरेन बफेट को $40 से भी कम दाम पर बेचने पड़े। वॉरेन और चार्ली अमीर बनना जानते थे, लेकिन उनके पास अमीर बने रहने का एक एक्स्ट्रा स्किल भी था और लंबे समय में यही स्किल सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इस सर्वाइवल माइंडसेट को असली दुनिया में कैसे लाए? 3 चीजें। पहला, मोर देन आई वांट बिग रिटर्न्स, आई वांट टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। बड़े रिटर्न से ज्यादा मैं फाइनेंशियली टूटना नहीं चाहता। अगर आप कैश रखते हैं तो बुल मार्केट में आपको बुरा लगेगा, लेकिन वही कैश आपको बियर मार्केट में अपने स्टॉक बेचने से बचा लेगा। तो उस कैश पर आपका असली रिटर्न 1% नहीं, शायद 100% है। दूसरा, प्लान ऑन द प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। हर प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा ये प्लान करना है कि प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा। अच्छा प्लान वो नहीं जो भविष्यवाणी करे। एक अच्छा प्लान वो है जो हर हालत में जिंदा रहे। अपने प्लान में रूम फॉर एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। क्या आप 8% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? ग्रेट, पर सिर्फ 4% मिले तब भी क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? अगर हाँ तो आप सेफ हैं। तीसरा, ए बर्बल्ड पर्सनैलिटी। फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म खतरों के लिए पैरानॉइड रहिए। पिछले 170 सालों में यूएस इकोनॉमी 20 गुना बढ़ी है, लेकिन इस दौरान 9 बड़े युद्ध हुए, 33 रिसेशंस आए, 4 प्रेसिडेंट्स मर गए और स्टॉक मार्केट 100 से ज्यादा बार 10% से ज्यादा नीचे गिरा। ग्रोथ बर्बादी की बीच में ही होता है। आपके स्क्रीन पर एक रेफरेंस इमेज दिखाया जा रहा है, यह समझने के लिए कि यूएस इकोनॉमी पिछले 170 सालों से कैसा परफॉर्म किया। आपको शॉर्ट टर्म पैरानॉइड रहना होगा ताकि आप लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक का फायदा उठाने के लिए जिंदा बच सके। जैसे लिवरमोर ने सब कुछ खोने की बात कहा था, कभी कभी मुझे लगता है कि एक स्पेकुलेटर को स्वेल्ड हेड यानी घमंड से बचने के लिए कोई भी कीमत चुकानी चाहिए। ये एक बहुत महंगी बीमारी है। सक्सेस मुझे लगा था कि कभी मैं हार नहीं सकता, लेकिन यही सोच मेरी बर्बादी बन गई। जब आपको लगे कि आप हार नहीं सकते, तभी आप हारने की सबसे करीब होते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसों को जिंदा रखना एक स्ट्रेटजी है। जिस दिन आपने सोच लिया कि अब कुछ गलत नहीं होगा, वही दिन आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। लेकिन इस घमंड और बर्बादी के बीच एक और चीज है जो हमें जीतने से रोकती है, वो है लक। लक तो अच्छा होता है ना। चलिए हम अगले चैप्टर में देखते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दोनों अलग अलग स्किल है, और अमीर बने रहने के लिए सबसे बड़ा नियम है सर्वाइवल, गेम में बने रहना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप आधे से ज्यादा बार गलत होकर भी एक बहुत बड़ी दौलत बना सकते हैं। यह है चैप्टर 6, ट्रेल्स यू विन। अगर मैं आपसे कहूं कि फेलियर नॉर्मल है, सिर्फ नॉर्मल नहीं बल्कि सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया को चलाता है। इसे कहते हैं द लॉन्ग ट्रेल, और इसका नियम सिंपल है, ट्रेल्स यू विन।
इसे समझने के लिए हम एक आर्ट डीलर की कहानी से शुरुआत करेंगे। हेंज बर्गुएन 1936 में नाजी जर्मनी से भागकर अमेरिका आए। अपनी जवानी में उन्होंने कोई खास प्रतिभा नहीं दिखाए, लेकिन 1990 तक वो दुनिया का सबसे सफल आर्ट डीलर में से एक थे। उन्होंने पिकासो, क्ले, मिस्टी जैसे महान कलाकारों की इतनी बड़ी कलेक्शन जमा कर ली कि उसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा थी। अब सवाल यह है कि कैसे? आर्ट तो सब्जेक्टिव है। कोई इंसान पहले से कैसे जान सकता है कि कौन सी पेंटिंग मास्टरपीस बनेगी? क्या यह स्किल था या किस्मत? इसका जवाब और कुछ है। बर्गुएन जैसे महान आर्ट डीलर्स एक इंडेक्स फंड की तरह काम करते थे। वो हर आर्ट खरीद लेते थे जो वो खरीद सकते थे। उन्होंने एक एक पीस नहीं, पूरे पूरे पोर्टफोलियोज खरीदे और फिर उन्होंने इंतजार किया। उनकी कलेक्शन में शायद 99% चीजें बेकार निकली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर बाकी 1% पिकासो का पेंटिंग निकले। बर्गुएन ज्यादा बार गलत हो सकते थे और फिर भी आखिर में बहुत बहुत ज्यादा सही साबित हुए। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो याद रखिए, आपको हर बार सही होना नहीं है, आपको एक बार बड़ा सही होना है। यह है ट्रेल्स की पावर। एक छोटी सी संख्या में होने वाली घटनाएं नतीजों का सबसे बड़ा हिस्सा तय करती है। यह सिर्फ आर्ट में नहीं होता है। वाल्ट डिज्नी को देखिए, उनकी पहली स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया था। उन्होंने 400 से ज्यादा कार्टून्स बनाए, ज्यादातर बहुत पसंद किए गए और ज्यादातर ने पैसा डुबाया। फिर आई व्हाइट स्नो एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1938 में। इस एक 83 मिनट की फिल्म ने इतना पैसा कमाया कि उनकी कंपनी ने पहले कभी इतना कमाया ही नहीं था। सारे कर्ज चुक गए। कंपनी ने नया स्टूडियो खरीदा। वाल्ट डिज्नी एक सेलिब्रिटी बन गया। उनके बिजनेस में वो 83 मिनट ही सब कुछ था। द ट्रेल इवेंट। आप सोचेंगे ये तो वेंचर कैपिटल जैसी रिस्की चीजों में होता है, जहां 21,000 में से 65% कंपनी पैसा डुबाती है और सारा फायदा सिर्फ 100 कंपनी से आता है। सेफ रिटर्न्स के लिए हम तो पब्लिक कंपनीज यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। जेपी मॉर्गन ने रसेल 3000 इंडेक्स का स्टडी किया। ये अमेरिका की 3000 बड़ी एस्टैब्लिश पब्लिक कंपनी का ग्रुप है। नतीजे हैरान करने वाले हैं। इसे समझने के लिए एक रेफरेंस पिक्चर आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। 1980 से लेकर अब तक इस इंडेक्स की 40% कंपनीज ने अपनी 70% से ज्यादा वैल्यू खो दी और कभी रिकवर नहीं हुई। इफेक्टिवली फेलियर्स। एक कंपनी थी कारोल को, जिसने रैम्बो और टर्मिनेटर 2 जैसी फिल्में बनाई। एक वक्त पर बहुत सक्सेसफुल थी, फिर बैंकक्रप्ट हो गई। उसकी कहानी अनोखी नहीं, आम है। तो फिर इंडेक्स 73 गुना कैसे बढ़ा? क्योंकि इंडेक्स का सारा रिटर्न उसकी 7% कंपनी से आया, सिर्फ 7%। इन विनर्स ने बाकी सारे लूजर्स की कमी को पूरा करने से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया और इन विनर्स की अंदर भी ट्रेल्स है। 2018 में अमेजन ने S&P 500 के 6% रिटर्न डिराइव किए और अमेजन की सक्सेस उसके 2 प्रोडक्ट से आई, प्राइम और AWS। ये दोनों उस कंपनी के ट्रेल इवेंट्स हैं जिसने फायर फोन जैसी फेल प्रोडक्ट्स भी बनाए। नेटफ्लिक्स CEO रीड हेस्टिंग्स कहता है, हमारी हीट रेशियो ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं ट्राई मोर क्रेजी थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक ट्रेल इवेंट सब लॉस कवर कर देता है। आप हर बार सही होने की कोशिश मत कीजिए, आपको बस एक बार सही होना है। ट्रेल्स ड्राइव एवरीथिंग। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके पोर्टफोलियो पर नहीं, आपके बिहेवियर पर भी लागू होता है। नेपोलियन ने कहा था, मिलिट्री जीनियस वो इंसान है जो एवरेज काम कर सकता है जब उसके आसपास सब लोग पागल हो रहे हों। इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल यही है। आपकी सक्सेस इस बात से तय नहीं होगी कि आप सालों साल क्या करते हैं, आपकी सक्सेस इस बात से तय होगी कि आप उन कुछ दिनों में क्या करते हैं जब मार्केट में आतंक फैला होता है। एक एक्सपेरिमेंट देखिए। 3 इन्वेस्टर्स हैं, 1900 से 2019 तक हर महीने $1 इन्वेस्ट करते हैं। सुई हर महीने इन्वेस्ट करती है, चाहे कुछ भी हो। जिम
जब रिसेशन आता है तब सब कुछ बेच के कैश में बैठ जाता है। टॉम रिसेशन आने की 6 महीने बाद डर कर बेचता है और रिसेशन खत्म होने की 6 महीने बाद वापस आता है। नतीजा, सुई के पास है $4,35,000 के आसपास, जिम के पास $2,57,000 के आसपास और टॉम के पास $2,34,000 के आसपास। सुई ने सिर्फ उन 22% समय में शांत रहकर, जब इकोनॉमी खराब थी, बाकी उसे 75% ज्यादा पैसा बनाया। आपने 2008 की क्राइसिस में क्या किया, वो आपके अगले 20 साल का रिटर्न तय करेगा। जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो नहीं है जो स्मार्टेस्ट होता है, वो होता है जो सबसे ज्यादा नॉर्मल दिनों में भी इन्वेस्टेड रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फेलियर नॉर्मल है, इसे गले लगाइए। पीटर लिंच, एक महान इन्वेस्टर, ने कहा था, अगर आप इस बिजनेस में जबरदस्त है तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे। जेफ बेजोस ने फायर फोन की फेल होने पर कहा था, अगर आपको लगता है कि ये एक बड़ी फेलियर है तो हम इससे भी बड़ी फेलियर्स पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नेटफ्लिक्स सीईओ ने कहा कि हमारी हिट रेशियो बहुत ज़्यादा है, हमें और रिस्क लेना चाहिए, हमारा कैंसिल रेट और ज़्यादा होना चाहिए। ये लोग पागल नहीं है, ये जानते हैं कि सक्सेस ट्रेल से आती है और ट्रेल्स को पकड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी होंगी जो फेल होंगी। दोस्तों, फेलियर में गिल्ट लेके मत घूमिए। हो सकता है आप उस एक ट्रेल के लिए ट्राई कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। हम सिर्फ रोल मॉडल की सक्सेस देखते हैं। हम कॉमेडियन क्रिस रॉक को नेटफ्लिक्स पर देखते हैं और वो फ्लॉलेस लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस 1 घंटे की स्पेशल के लिए वो छोटे छोटे क्लब्स में 40-50 शो करते हैं, अपने जोक्स टेस्ट करते हैं और ज़्यादातर जोक्स फेल हो जाते हैं। हम सिर्फ वो ट्रेल देखते हैं जो काम कर गई। 2013 में वॉरेन बफेट ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 400-500 स्टॉक खरीदे, लेकिन उनकी ज्यादातर दौलत सिर्फ 10 से बनी। चार्ली मंगर ने कहा कि आप बुक शेयर की टॉप कुछ इन्वेस्टमेंट अगर हटा दें तो हमारा रिकॉर्ड बहुत ही एवरेज है। जब हम ये नहीं समझते तो हमें अपने छोटे छोटे फेलियर्स पर लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप शायद उतना ही बार गलत होते हैं जितना बार मास्टर्स होते हैं। जॉर्ज सोरोस ने कहा था, यह जरूरी नहीं है कि आप सही है या गलत, जरूरी यह है कि जब आप सही होते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो कितना पैसा खोते हैं। आप आधे बार गलत होकर भी एक बहुत बड़ी दौलत बना सकते हैं। ट्रेल्स के लिए पेशेंस चाहिए और फेलियर से दोस्ती, क्योंकि जो इंसान सबसे ज्यादा फेल होता है उसका एक शॉट सब कुछ जीत सकता है। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं और जहां तक हम जानते हैं सिर्फ एक पर इंटेलिजेंट लाइफ है। आपका ये वीडियो देखना आपकी जिंदगी, ये सबसे लंबी, सबसे अनोखी ट्रेल का नतीजा है। ये खुश होने की बात है। और अब जब हमने अमीर बनना सीख लिया, हम चलते हैं अगली चैप्टर में। अगला चैप्टर में हम देखेंगे कि पैसा आपको और ज्यादा खुशी कैसे दे सकता है। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने ट्रेल्स की पावर देखी। हमने जाना कि आप आधे से ज्यादा बार गलत होकर भी एक बहुत बड़ी दौलत बना सकते हैं। हमें सीखा कि फेलियर सक्सेस का ही एक जरूरी हिस्सा है। तो हमने अब तक कंपाउंडिंग का जादू देखा, हमने सर्वाइवल की नियम सीखे, हम एनफ की अहमियत समझे। लेकिन इन सब का पॉइंट क्या है? हम अमीर बनना क्यों चाहते हैं? जवाब सिंपल लगता है, खुश होने के लिए। लेकिन खुशी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो क्या कोई ऐसा चीज है जो सबको खुशी देती है? एक यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ जॉय? हाँ, एक है, और वो है पैसों का सबसे बड़ा डिविडेंड, आजादी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7, फ्रीडम। दौलत का सबसे अनोखा रूप है हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं, अपनी मर्जी से, जब चाहे, जिसके साथ चाहे, जहां चाहे, जब तक चाहे काम करने की आजादी। ये अनमोल है। अपने वक्त के हिसाब से जीना, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं है, ये सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है।
जो पैसा दे सकती है। एक साइकोलॉजिस्ट थे एंगस कैम्पबेल। उन्होंने एक बहुत ही गहरा रिसर्च किया। वो जानना चाहते थे कि लोगों को क्या चीज सबसे ज्यादा खुश करती है। उन्होंने देखा कि खुशी का लेवल आपकी इनकम, आपकी जियोग्राफी या आपकी एजुकेशन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ नहीं था। हर कैटेगरी में बहुत से लोग दुखी थे, लेकिन एक चीज है जो सभी खुश लोगों में कॉमन थी। एक बहुत ही सिंपल चीज। कैंपबेल ने लिखा, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होने का एक स्ट्रॉन्ग एहसास खुशी का सबसे डिपेंडेबल प्रेडिक्टर है। ये आपकी सैलरी, आपके घर का साइज, आपका जॉब या आपकी जॉब का प्रेस्टीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, पैसे की सबसे बड़ी असली वैल्यू। आपको अपने समय पर कंट्रोल देना है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आजादी हासिल करना। सोचिए, थोड़ी सी वेल्थ का मतलब है कि जब आप बीमार हो तो बिना बैंक अकाउंट खाली किए कुछ दिन की छुट्टी ले सके। थोड़ी और वेल्थ की मतलब है कि जब आपकी नौकरी चली जाए तो पहली मिली नौकरी लेने की मजबूरी ना हो, बल्कि एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर सके। ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। 6 महीने की इमरजेंसी फंड आपके पास होने की मतलब यह है, आपको अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अगर नौकरी छोड़नी पड़े तब भी आप बर्बाद नहीं होंगे। और ज्यादा दौलत की मतलब यह है कि आप कम सैलरी वाली लेकिन फ्लेक्सिबल आवर्स वाली जॉब ले सके, या छोटे कम्यूट वाली, या एक मेडिकल इमरजेंसी को बिना इस चिंता की झेल सके कि इसका बिल कैसे भरेंगे। और आखिर में तब रिटायर हो सके जब आप चाहते हैं, ना कि तब जब आपको जरूरत है। अपने पैसे को समय और ऑप्शंस खरीदने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा लाइफस्टाइल बेनिफिट देता है जिसका मुकाबला कोई लग्जरी कार या महंगी घर नहीं कर सकती। कॉलेज में मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता था, सिर्फ एक वजह से, बहुत सारा पैसा। मुझे 100% यकीन था कि यह मुझे खुश कर देगा। मुझे एक इंटर्नशिप मिली। मैंने सोचा मेरी लॉटरी लग गई। पहले दिन मुझे समझ में आ गया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इतना पैसा क्यों कमाते हैं, क्योंकि वो इतने घंटे काम करते हैं जितना एक इंसान कर नहीं सकता है। रात को 12 बजे से पहले घर आना एक लग्जरी था। एक कहावत थी, अगर शनिवार को काम पर नहीं आए तो मंडे को आने की तकलीफ मत करना, यानी काम से बाहर। काम इंटरेस्टिंग था, पैसे अच्छे थे, मुझे इंपॉर्टेंट फील होता था, लेकिन मेरा जिंदगी का हर एक सेकेंड मेरे बॉस की मर्जी का गुलाम बन गया था। और ये एहसास उस अनुभव को मेरी जिंदगी के सबसे दुखद अनुभव बनाने के लिए काफी था। सबसे दुख की बात यह थी कि मुझे वो काम पसंद था, मैं मेहनत करना चाहता था, लेकिन अपनी पसंद का काम एक ऐसी शेड्यूल पर करना जिस पर आपका कंट्रोल ना हो, बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है जैसे आप कोई नफरत वाला काम कर रहे हैं। इस फीलिंग का एक नाम है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिएक्टेंस। जब हमें लगता है कि हमसे कोई कुछ जबरदस्ती करवा रहा है तो हम उस चीज को ना करने के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल में रहना चाहते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि उनकी जिंदगी उनके हाथ में है। जब उनसे कंट्रोल छीन लिया जाता है तो वो रेजिस्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्ट्रक्शन का सोर्स है। तो जब आप पैसा कमा रहे हैं तो सवाल यह है, क्या आप पैसा कमा रहे हैं या खुद को बेच रहे हैं? इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल है डीरिक सीवर्स का, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उनके एक दोस्त ने उनसे उनके अमीर बनने की कहानी पूछी। सीवर्स ने बताया, मैं मैनहट्टन में एक जॉब करता था, साल के $20,000 कमाता था, मेरा महीने का खर्चा $1,000 था और मैं $1,800 पर महीना कमाता था। 2 साल में मैंने $12,000 बचाए। मैं 22 साल का था। जैसे ही मेरे पास $12,000 हुए, मैं अपना जॉब छोड़कर फुल टाइम म्यूजिशियन बन सकता था। मैं आजाद था। मैंने जॉब छोड़ दी। उसके दोस्त ने पूछा, नहीं, उसके बाद क्या हुआ जब तुमने अपनी कंपनी बेची? सीवर्स ने कहा, नहीं, उससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस बैंक में और पैसा आना था। असली फर्क तब पड़ा जब मैं 22 साल का था। $12,000 ने उन्हें अपनी समय पर कंट्रोल दिया और वही उनके लिए असली वेल्थ थी। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है,
लेकिन वहाँ के लोग 1950 से लोगों से ज़्यादा खुश नहीं है, जबकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी दौलत का इस्तेमाल बड़ी और बेहतर चीज़ें खरीदने में किया है। 1955 में मीडियन फैमिली इनकम $29,000 थी। 2019 में 62,000। हमारी घर 1,000 स्क्वायर फीट से 2,400 स्क्वायर फीट का हो गए। आज एवरेज नए घर में लोगों से ज़्यादा बाथरूम होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने समय पर कंट्रोल भी खो दिया है। जॉन डी रॉकफेलर को देखिए, उनका काम तेल का कुएं खोदना या ट्रेन रोड करना नहीं था। उनका काम था सोचना और अच्छे फैसले लेना। उनका प्रोडक्ट उनके दिमाग में बनता था, इसलिए वो ज्यादातर समय शांत बैठकर सोचते रहते थे। एक कविता वो कोट करते थे, जितना देखो उतना कम बोलो, जितना कम बोलो उतना ज्यादा सुनो। 1870 में 46% जॉब्स खेती में थे, 35% मैन्युफैक्चरिंग में। आप सोचते नहीं थे, काम करते थे। आज 38% जॉब्स मैनेजर, ऑफिशियल्स एंड प्रोफेशनल्स है। ये सोचने वाले काम है। हमारे टूल हमारी जिंदगी है, जो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। हम कम्यूट करते वक्त, खाना खाते वक्त, सोते वक्त हमेशा काम के बारे में सोचते रहते हैं। मॉडर्न फैक्ट्री अब जगह नहीं, पूरा दिन बन गया है। हमने समय पर कंट्रोल देकर सामान खरीद लिया है। 1,000 बुजुर्ग अमेरिकन लोगों से उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में पूछा गया। एक भी इंसान ने यह नहीं कहा कि खुश होने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ ताकि तुम अपनी पसंद की सारी चीजें खरीद सको। एक भी इंसान ने यह नहीं कहा कि आपको अपने आसपास के लोगों से अमीर होना जरूरी है। एक भी इंसान ने यह नहीं कहा कि अपना काम फ्यूचर की अर्निंग पावर के हिसाब से चुनो। उन्होंने क्या वैल्यू किया? अच्छे दोस्त, किसी बड़े मकसद का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। उन्होंने कहा, आपके बच्चों को आपके पैसा नहीं, आप चाहिए। उन लोगों से सीखिए जिन्होंने पूरी जिंदगी जी है। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। अपने समय पर कंट्रोल, यही पैसा का सबसे बड़ा डिविडेंड है। तो अगर यह सबसे बड़ा डिविडेंड है, तो सबसे छोटा, सबसे बेकार डिविडेंड क्या हो सकता है? वही है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर 8, एक छोटा सा चैप्टर। दोस्तों, पिछली चैप्टर में हमने पैसे का सबसे बड़े डिविडेंड को जाना, आजादी, अपने समय पर कंट्रोल। ये वो असली वेल्थ है जिसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। तो अगर ये सबसे बड़ा डिविडेंड है, तो सबसे छोटा, सबसे बेकार डिविडेंड कौन सा है? क्या वो चीज है जो हमें लगता है कि पैसा हमें देगा, लेकिन वो देता नहीं? वो कौन सा धोखा है जिसमें हम सब फंस जाते हैं? इसे समझने के लिए हमें एक अजीब पैराडॉक्स को समझना होगा। नो वन इज इम्प्रेस्ड विथ योर पोसेशंस एज मच एज यू आर। आपके सामानों से कोई उतना प्रभावित नहीं होता है जितना आप खुद होते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा क्या है? एक फरारी, एक रोलेक्स, एक बंगलो। क्या आप समझे? नहीं? तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कॉलेज के दिनों में मैं एक होटल में वैलेट पार्किंग का काम करता था। मैं यानी कि ऑथर। ये दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ियां चलाने का मौका था। फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयल्स, पूरी एरिस्टोक्रेटिक फ्लीट, V12 इंजन का दहाड़, इटालियन लेदर की खुशबू। मेरा सपना था कि एक दिन मेरे पास ऐसा ही एक गाड़ी हो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि ये गाड़ियां दूसरों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है कि आप सक्सेसफुल हैं, आप स्मार्ट हैं, आप रिच हैं, आपके टेस्ट अच्छा है, आप इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ देखो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना थी। मैं जो उन गाड़ियों का दीवाना था, मैंने शायद ही कभी उसके ड्राइवर की तरफ देखा हो। जब आप किसी को एक गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि वाओ, ये गाड़ी चलाने वाला आदमी कितना कूल है। नहीं, आप सोचते हैं वाओ, अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। जाने अनजाने में हम सब ऐसा ही सोचते हैं। यही है वो पैराडॉक्स। लोग दौलत इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें पसंद करें, उनकी प्रशंसा करें, यानी कि उन्हें एडमायर करें। लेकिन असल में वो दूसरे लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें दौलत पसंद नहीं है,
बल्कि इसलिए कि वो आपकी दौलत को अपनी खुद की पसंद और प्रशंसा पाने की इच्छा के लिए एक बेंचमार्क, एक पैमाना बना लेते हैं। दुनिया आपके पास क्या है उससे इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन आपसे नहीं। मैंने अपने बेटे की पैदा होने पर एक लेटर लिखा था। उसमें मैंने कहा, तुम्हें शायद लगेगा कि तुम्हें एक महंगी गाड़ी, एक महंगी घड़ी और एक बहुत बड़ा घर चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो है दूसरों लोगों से रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। और अगर तुम्हें लगता है कि महंगी चीजें खरीदने से ये मिल जाएगा, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है, खासकर उन लोगों से जिनकी रिस्पेक्ट तुम सच में चाहते हो। ये सबक मैंने उस वैलेट पार्किंग में सीखा। मैं सोचता था उन लोगों के बारे में जो अपनी फरारी में आते थे और मुझे उनकी गाड़ी घुरते हुए देखते थे। उन्हें जरूर अच्छा लगता होगा, उन्हें लगता होगा कि उनकी प्रशंसा हो रही है। क्या वो जानते थे कि मैं सिर्फ गाड़ी को देख रहा था, उसकी ड्राइवर सीट पर खुद को इमेजिन कर रहा था? क्या उन्होंने ये फरारी ये सोच के खरीदी थी कि लोग उन्हें एडमायर करेंगे, ये जाने बिना कि मैं और शायद ज्यादातर लोग उस गाड़ी से प्रभावित थे? उन्होंने ड्राइवर के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपके नेचर के लिए करते हैं, ना कि आपके नेकलेस के लिए। क्या यही बात बड़े घरों में रहने वालों पर लागू होती है? बिल्कुल। महंगे गहने और कपड़ों पर? हाँ। मेरा पॉइंट दौलत के पीछे भागना छोड़ देना नहीं है, या महंगी गाड़ियां ना खरीदना भी नहीं। मुझे दोनों पसंद है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात को समझना है कि इंसान रिस्पेक्ट और एडमिरेशन चाहता है, और पैसों से महंगी चीजें खरीदना शायद आपको इतनी रिस्पेक्ट ना दिलाए जितना आप सोचते हैं। तो अगर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन ही आपका गोल है तो उसे हासिल करने की तरीके को ध्यान से चुनिए। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, काइंडनेस, दया, एम्पैथी, संवेदना, ये चीजें आपको किसी भी गाड़ी के हॉर्स पावर से ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाएगी। ये रिस्पेक्ट की असली करेंसी है। हम सब लोग चाहते हैं लोग हमें देखें, हमें रिस्पेक्ट करें, हमारे बारे में सोचें। लेकिन दोस्तों, ये सब चीजें खरीदे नहीं जा सकती। काइंडनेस से ज्यादा इंप्रेस करने वाली कोई चीज नहीं होती। ह्यूमिलिटी से ज्यादा क्लासी कुछ नहीं होता। तो क्या पैसा बुरा है? बिल्कुल नहीं। गाड़ियां, घर, लग्जरी, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ये सब लोगों को इंप्रेस करने के लिए ले रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, लोग आपको नहीं, वो खुद को उस जगह पर इमेजिन कर रहे होते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरीके होते हैं रिस्पेक्ट जीतने के। एक पैसा दिखाकर, दूसरा इंसानियत दिखाकर। पहला तरीका टेम्पोररी है, दूसरा परमानेंट। सोच लीजिए आप कौन सा चाहते हैं। लेकिन फरारीज के बारे में हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तेज गाड़ियों की पैराडॉक्स के बारे में एक और कहानी है, लेकिन उसके लिए आपको अगला चैप्टर सुनना होगा। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लोग आपकी महंगी चीजों से उतनी प्रभावित नहीं होते हैं जितना आप सोचते हैं। हमने जाना कि हम एडमिरेशन चाहते हैं, हॉर्स पावर नहीं। लेकिन आज हम उस पैराडॉक्स से भी एक कदम आगे जाएंगे। हम उस सबसे बड़े धोखे की बात करेंगे जो पैसों के बारे में है। ये एक ऐसी आयरनी जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वो है जो दिखती नहीं। यह सुनने में अजीब लगता है। हम तो दौलत को उसके दिखावे से ही पहचानते हैं, महंगी गाड़ियां, बड़े घर, इंस्टाग्राम की फोटोज। लेकिन क्या ये सब दौलत नहीं है? ये सिर्फ दौलत का एक रूप है, खर्च किया हुआ रूप। जब मैं वैलेट का काम करता था तो मैं बहुत से अमीर लोगों से मिला, या मुझे लगा कि वो अमीर है। एक लड़का था रोगर, मेरे ही उम्र का। वो एक पोर्शे चलाता था। सब उसके बारे में अनुमान लगाते थे। पर एक दिन रोगर पुराने होंडा में आया, अगले हफ्ते भी, और उसके अगले हफ्ते भी। मैंने पूछा, तुम्हारी पोर्शे को क्या हुआ? उसने बिना किसी शर्म के बताया, कार लोन डिफॉल्ट हो गया, तो कंपनी वाले गाड़ी उठाकर ले गए। एक सेकंड में ही मेरी सोच बदल गई। दिखने वाले हर रिच इंसान असल में रिच नहीं होता। उसके बारे में हर अनुमान गलत था। लॉस एंजलिस ऐसे ही रोगर से भरा पड़ा है। जब आप किसी को $1 लाख की गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो आपको उसकी दौलत के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि अब उसके पास गाड़ी खरीदने से पहले से $1 लाख कम है।
या उस पर $1 लाख का कर्ज ज्यादा है। दैट्स ऑल यू नो। हम दौलत को दिखावे से जज करते हैं क्योंकि हमारे सामने वही इंफॉर्मेशन होती है। हम किसी के बैंक अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स नहीं देख सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत वो है जो दिखती नहीं। दौलत वो ना खरीदी गई अच्छी गाड़ियां हैं, वो ना खरीदे गई हीरे हैं, वो ना पहनी गई कपड़े हैं, ना वो मालदीव्स ट्रिप की इंस्टाग्राम स्टोरी। दौलत वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिन्हें अभी तक दिखने वाली चीजों में बदला नहीं गया है। दौलत है वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया है, जो अकाउंट में पड़ा है, जो फ्रीडम बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? वेल्थ दिखाते हैं और खर्च करके खत्म कर देते हैं। सिंगर रिहाना एक बार लगभग बैंकक्रप्ट हो गई थी। उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया। एडवाइजर ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताना जरूरी था कि आप चीजों पर अगर पैसा खर्च करेंगी तो आपके पास चीजें बचेंगी, पैसा नहीं? आप हंस सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हाँ, लोगों को ये बताना जरूरी है। जब ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो मिलीनियर बनना चाहते हैं तो उनका असली मतलब होता है मैं $1 मिलियन खर्च करना चाहता हूं, और ये मिलीनियर बनने के बिल्कुल उल्टा है। इसे समझने के लिए हमें दो शब्दों का बीच का फर्क को समझना होगा, रिच और वेल्दी। रिच होना करंट इनकम है। एक $1 लाख की गाड़ी चलाने वाला इंसान रिच है क्योंकि उस गाड़ी की किस्त भरने के लिए एक सर्टेन लेवल की इनकम चाहिए। रिच लोगों को पहचानना आसान है, वो अक्सर कोशिश करते हैं कि आप उन्हें पहचाने। लेकिन वेल्थ, दौलत छुपी हुई होती है। ये वो इनकम है जिसे खर्च नहीं किया गया। दौलत एक ऑप्शन है जिसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी वैल्यू आपकी आजादी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ देने में है। इसकी एनालॉजी डाइट और एक्सरसाइज जैसी है। एक्सरसाइज करना रिच होने जैसा है। आपने मेहनत की, आपको दिख रहा है कि आपने काम किया है। एक स्टडी में पाया गया कि लोग अपने वर्कआउट में बर्न की हुई कैलोरीज का 4 गुना ज्यादा अनुमान लगाते हैं और फिर वो उससे दुगनी कैलोरीज खा लेते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद ट्रीट खाना रिच होने जैसा है। वेल्दी होना उस ट्रीट को मना करना है और असल में नेट कैलोरीज बर्न करना है। ये मुश्किल है, इसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। लेकिन ये आपके लिए एक गैप बनाता है जो समय के साथ साथ आपके पास जमा होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि रिच रोल मॉडल्स ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन वेल्दी रोल मॉडल्स ढूंढना बहुत मुश्किल, क्योंकि उनकी सक्सेस बाय डेफिनेशन छुपी हुई है। हाँ, कुछ वेल्दी लोग भी महंगी चीजों पर खर्च करते हैं, लेकिन उस केस में भी हम उनकी रिचनेस देखते हैं, उनकी वेल्थ नहीं। हम उनकी खरीदी हुई गाड़ी देखते हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट अकाउंट नहीं। हम उनका खरीदा हुआ घर देखते हैं, लेकिन वो घर नहीं देखते जो वो खरीद सकते थे अगर वो अपने हद तक खर्च करते। हम दूसरों की नकल करके सीखते हैं, लेकिन दौलत का छुपा हुआ नेचर इसका नकल करना मुश्किल बना देता है। रोनाल्ड रेड वो जेनिटर जिन्होंने $8 मिलियन की दौलत बनाई। हमने वो कहानी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। वो मरने की बात बहुत लोगों के रोल मॉडल बने, लेकिन जीते जी वो किसी के भी रोल मॉडल नहीं थे, क्योंकि उनकी दौलत की हर एक पैसा छुपा हुआ था। सोचिए, लिखना, पढ़ना, सीखना कितना मुश्किल होता अगर आप महान लेखकों की किताबें पढ़ ही नहीं पाते। दुनिया ऐसी लोगों से भरी पड़ी है जो बाहर से मॉडेस्ट दिखते हैं लेकिन असल में बहुत वेल्दी है, और ऐसे लोगों से भी भरा पड़ा है जो बाहर से रिच दिखते हैं लेकिन कंगाली की धार पर चल रहे हैं। जितने लोग रिच दिखते हैं जरूरी नहीं कि वो वेल्दी हो, और जितने लोग सिंपल दिखते हैं वो शायद सीक्रेटली फाइनेंशियली फ्री होते हैं। लोग कार की साइन देखते हैं लेकिन ईएमआई का बर्डन नहीं देखते। अगले बार जब आप किसी की सक्सेस जज करें या अपने लिए गोल सेट करें तो इस बात को हमेशा याद रखना, दौलत वो है जो आप खर्च नहीं करते। दोस्तों, वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है दिखावा। अगर आप दिखाते जाएंगे तो बचाएंगे क्या? तो अगले बार जब आप सोचें कि लोग क्या कहेंगे तो याद रखना, असली दौलत वो है जो लोग कभी देख नहीं पाते। तो आप सोचेंगे कि अगर दौलत वो है जिसे हम खर्च नहीं करते तो इसका फायदा क्या? अब मैं आपको अगले चैप्टर में पैसा बचाने के लिए कॉन्विंस करूंगा।
दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने वेल्थ की सबसे बड़े धोखे को बेनकाब किया। हमने जाना कि वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, ये वो पैसा है जिसे अब तक खर्च नहीं किया गया। तो आपका अगला सवाल होना चाहिए, प्रोफेसर अगर वेल्थ खर्च ना करने में है तो फिर उसका फायदा क्या है, हमें पैसा बचाना ही क्यों है। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 सेव मनी, यानी कि पैसा बचाओ। आज मैं आपको पैसा बचाने के लिए कॉन्विंस करूंगा। क्या लोगों को पैसा बचाने के लिए कॉन्विंस करने का जरूरत है? हाँ, जरूरत है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद लोग दो ग्रुप्स में आते हैं। पहला, वो जो सोचते हैं कि वो बचा नहीं सकते, और दूसरा वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है। वेल्थ बनाने का आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से बहुत कम लेना देना है और आपकी सेविंग रेट से बहुत ज़्यादा। ये वो फैक्टर है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना होगा ताकि मैं रिच बन पाऊं, लेकिन सच ये है वेल्थ आती है सेविंग रेट से, इनकम से नहीं। इसे समझने के लिए हम 1970 की ऑयल क्राइसिस की कहानी देखते हैं। 1970 में दुनिया को लगा कि तेल खत्म हो रहा है। कैलकुलेशन सिंपल थी, इकोनॉमी बढ़ रही थी, तेल का इस्तेमाल बढ़ रहा था और हम उतना तेल नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने और तेल ढूंढ लिया होगा। नहीं, ये पूरा सच नहीं है। असली वजह हमारी काबुलियत थी। काबुलियत कम तेल में ज़्यादा काम करने की। हमने ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे घर बनाए जो पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे। अमेरिका आज 1950 के मुकाबले हर डॉलर जीडीपी पर 60% कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। 1989 की फोर्ड टोरस जितना एवरेज देती थी, आज 2019 की एक विशाल चीवी सबअर्बन एसयूवी उतना एवरेज देती है। और ज़्यादा तेल ढूंढना हमारी कंट्रोल से बाहर है। इसके लिए जियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स सबका साथ चाहिए। लेकिन एनर्जी एफिशिएंट बनना ये हमारी कंट्रोल में है। एक हल्की गाड़ी खरीदने का फैसला या बाइक से जाने का फैसला, इसका रिजल्ट 100% गारंटीड है। बिल्कुल यही पैसों के साथ होता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ रहता है। लेकिन पर्सनल सेविंग और फ्रुगैलिटी, ये फाइनेंस की एफिशिएंसी है। ये आपके कंट्रोल में है और इसका असर आज जितना है कल भी उतना रहेगा, 100% गारंटेड। वेल्थ आपके खर्च करने के बाद बची हुई चीज है, और क्योंकि आप बिना हाई इनकम के वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन बिना हाई सेविंग रेट के वेल्थ बनाने का कोई चांस नहीं है, तो साफ है कि क्या जरूरी है। वेल्थ की वैल्यू आपकी जरूरत की रिश्ते में है। सोचिए, आप और मैं, हम दोनों के पास बराबर वेल्थ है। आप मुझसे बेहतर इन्वेस्टर हैं। आप 12% रिटर्न कमाते हैं, मैं सिर्फ 8%। लेकिन मैं अपने पैसों के साथ ज्यादा एफिशिएंट हूँ। मुझे खुश रहने के लिए आपसे आधा पैसा चाहिए, जबकि आपका लाइफस्टाइल आपके एसेट के साथ साथ महंगा होता जा रहा है। तो कौन बेहतर स्थिति में है? मैं, कम रिटर्न के बावजूद भी। तो अपनी सेविंग्स बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका अपनी इनकम बढ़ाना नहीं है, यह है अपनी ह्यूमिलिटी बढ़ाना, अपनी विनम्रता। जब आप सेविंग्स को अपने ईगो और अपने इनकम के बीच की गैप मानते हैं, तब आपको समझ आता है कि क्यों अच्छी खासी इनकम वाले लोग भी पैसा नहीं बचा पाते। ये हर रोज की लड़ाई है, अपनी मोर की पंखों को पूरी तरह फैलाने की प्रवृत्ति के खिलाफ, दूसरों की बराबरी करने के खिलाफ। जिंदगी का असली कंपाउंडिंग तब शुरू होता है जब खर्च कम होता है। जिन लोगों की पर्सनल फाइनेंस सक्सेस लंबे समय तक चलती है, उनमें एक आदत होती है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी बचाने की क्षमता आपके कंट्रोल में है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। आप कम खर्च करके बचा नहीं सकते। आप कम खर्च कर सकते हैं अगर आपकी इच्छाएं कम हो, और आपकी इच्छाएं कम होंगी अगर आपको इस बात से कम फर्क पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग कार बड़ी कर लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि उनके पास पैसा है, लेकिन असली स्मार्ट बंदा कार नहीं बढ़ाता,
कंपाउंडिंग बढ़ाता है। जब आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं, तब आप ज्यादा पैसा बचा पाते हैं। फ्रीडम वही लोग खरीद पाते हैं जो दिखावा नहीं करते। देखा आपने, पैसा फाइनेंस से ज्यादा साइकोलॉजिकल है और बचाने के लिए आपको किसी वजह की जरूरत नहीं है। लोग घर के लिए, गाड़ी के लिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाते हैं। ये अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ बचाने के लिए भी पैसा बचा सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए। एक स्पेसिफिक गोल के लिए बचाना एक ऐसी दुनिया में सेंस रखता है जिसका अनुमान लगाया जा सके, लेकिन हमारी दुनिया ऐसी नहीं है। सेविंग जिंदगी के सबसे इनविटेबल क्षमता के खिलाफ एक हेज है जो आपको सबसे बुरे वक्त पर सबसे ज्यादा हैरान करती है। बिना किसी स्पेंडिंग गोल के बचाने का सबसे बड़ा फायदा है आजादी, अपने समय पर कंट्रोल। ये पैसों का वो टेंजिबल फायदा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये आपको ऑप्शंस देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इंतजार करने की क्षमता देता है और मौके पर चौका मारने का अवसर देता है। आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा जो 0% इंटरेस्ट कमा रहा है, वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकता है। अगर वो आपको एक ऐसी जॉब लेने की आज़ादी दे जिसमें सैलरी तो कम हो लेकिन मकसद ज़्यादा हो। और ये आज़ादी, ये फ्लेक्सिबिलिटी आज की दुनिया में सबसे बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज बन गया है। वो रेयर है, वो प्राइसलेस है। पहले दुनिया हाइपर लोकल थी, आपका कंपटीशन आपके शहर के लोगों के साथ था, लेकिन आज एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में आपका कंपटीशन पूरे ग्लोब से है। मैं स्मार्ट हूँ, ये अब एक अच्छी जवाब नहीं है क्योंकि दुनिया में बहुत से स्मार्ट लोग हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ये आपके एज है। जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो आप अच्छे मौकों का इंतजार कर सकते हैं, आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, आप अपने पैशन को अपने स्पीड पर ढूंढ सकते हैं। अपने समय पर ऑप्शंस और कंट्रोल होना दुनिया का सबसे वैल्यूएबल करेंसीज में से एक बन रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा बचाना चाहिए। दोस्तों, पैसा कमाना लाख और स्किल का खेल है, लेकिन पैसा बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ना ही मिलियनियर सैलरी की। आपको सिर्फ इतना चाहिए, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ईगो कंट्रोल और थोड़ी सी प्लानिंग। तो चलिए, पैसा बचाने की साथ साथ हमारी ये चैप्टर 10 और ये पार्ट 1 का वीडियो यहीं खत्म होता है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी अपने आप में एक बेहतरीन किताब है। अभी तक हमने पैसों के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स को अनलॉक किया, लेकिन आगे आने वाले 10 चैप्टर्स में हम और भी बहुत सारे सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं। तो पार्ट 2 का वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप इस एजुकेशनल कंटेंट को अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन या सवाल जो आपके मन में है वो दे सकते हैं। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। नमस्ते।